गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के वीडियो का। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर सिविल सर्विस प्रिपरेशन। सो दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे जिसके ऊपर अभी करनी है हमें कुछ बातें। द फर्स्ट टॉपिक इज ऑन प्रहार एंटी टेरर पॉलिसी, जो कि रिसेंटली हमने वहां पे डिक्लेयर की है। द सेकेंड टॉपिक इज अबाउट नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0। फिर यूनेस्को की एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। फोर्थ टॉपिक विल बी अबाउट आईएनएस अंजदीप। और लास्ट में हम बात करेंगे इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977 के ऊपर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रहार एंटी टेरर पॉलिसी। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो लेक्चर आपके सामने अभी शुरू होने के लिए जा रहा है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी, विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यू कैन गो देयर, you can join the channel and you can download this PDF which is available in both the languages, right, that is English as well as Gujarati. So for all those aspirants जो अपनी गुजराती मीडियम के अंदर भी प्रिपरेशन कर रहा है तो ये आपके लिए भी अवेलेबल है। और यहाँ पे आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कंटेक्स्ट में डेटा मिल जाएगा, तो आपको अलग से कोई भी नया डेटा वहां पे गैदर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए प्रहार एंटी टेरर पॉलिसी एग्जैक्टली क्या है। एक प्रोएक्टिव और इंटेलिजेंस आधारित काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म को डेवलप करने के लिए हमने एक नई कॉम्प्रिहेंसिव एक पॉलिसी बनाई है विच इज नोन एज एंटी टेरर पॉलिसी, जिसका हमने टाइटल रखा हुआ है प्रहार। तो अगर पहले तो प्रीलिम्स में ये पूछा जाता है दैट व्हाट इज द प्रहार इन द रीसेंट कंटेक्स्ट, तो प्रहार जो है वो हमारी एंटी टेररिज्म वाली एक पॉलिसी है जो इंडिया ने पहली बार ऐसी कुछ पॉलिसी वहां पे डिक्लेयर की है। इट इज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी as well as strategy which is designed as a doctrine level framework for preventing, responding and recovering from terrorism threats. और वहां पे देखा जाए तो इन लोगों ने होल गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच यहां पे यूज किया है, जहां पे इंटेलिजेंस के साथ साथ लॉ एनफोर्समेंट, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी वहां पे इंक्लूड किया गया है। और इसे लॉन्च किसने किया है? इट इज डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसका मेन टारगेट क्या है कि जितने भी टेररिज्म के थ्रेट वगैरह आते हैं उसको प्रोएक्टिवली वहां पे प्रिवेंट और न्यूट्रलाइज तो करना ही है, और साथ साथ इंटेलिजेंस गाइडेड ऑपरेशंस और कोऑर्डिनेटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को वहां पे आगे बढ़ा रहा है। प्लस टू डिसरप्ट टेरर इकोसिस्टम बाय टारगेटिंग द फाइनेंसिंग, रिक्रूटमेंट एज वेल एज रेडिकलाइजेशन, लॉजिस्टिक एंड साइबर नेटवर्क्स। सिर्फ ऐसा नहीं कि जो टेररिस्ट की जो एक्टिविटीज है एक बार वो हो जाए उसके बाद उसको वहां पर रिस्पॉन्ड किया जाए, लेकिन उससे बेटर क्या होता है कि पहले ऐसा माना जाता है, मतलब सबसे पहले कि अगर आप किसी भी गतिविधि का फाइनेंशियल रिसोर्स अगर आप स्टॉप कर दे तो आप उस एक्टिविटी को भी स्टॉप कर सकते हैं। तो हमारा पहला टारगेट यह है कि जहां से फाइनेंसिंग हो रहा है वहीं से इसे स्टॉप करना शुरू करते हैं। उसके बाद उसके रिक्रूटमेंट के ऊपर फोकस करेंगे कि कहां से ये लोग रिक्रूट हो रहे हैं, तो वहां से हम जाएंगे। लॉजिस्टिक्स इनको कैसे वहां पे सप्लाई हो रहा है तो उसके ऊपर वहां पे कुछ ना कुछ वहां पे टारगेट किया जाएगा। एंड एट द एंड साइबर नेटवर्क्स, मतलब कौन से नेटवर्क्स के थ्रू ये लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी वहां पे फोकस किया जाएगा। अगर उसके की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 पिलर फ्रेमवर्क यहाँ पे इन लोगों ने किया है लॉन्च। क्या है 7 पिलर? दैट इज नोन एज प्रहार। ये जो प्रहार है वो बेसिकली 7 पिलर का एक फ्रेमवर्क का एक शॉर्ट फॉर्म है। P फॉर प्रिवेंशन, R फॉर रिस्पॉन्स, A फॉर एग्रीगेशन ऑफ कैपेसिटीज, H फॉर ह्यूमन राइट बेस्ड प्रोसेसेस, देन आफ्टर attenuation of radicalization, aligning international cooperation, and the last R is for recovery. और यहाँ पे पूरा फोकस जो है वो प्रिमिटिव डिसरप्शन के ऊपर होगा ऑफ टेरर नेटवर्क्स इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव पॉलिसिंग। मैंने पहले भी बताया सिर्फ रिएक्ट नहीं करना है, जितने भी टेरर के नेटवर्क्स है उसको तबाह करने पे ज्यादा फोकस है।
It addresses threats from the drones, encrypted messaging apps, डार्क वेब एज वेल एज क्रिप्टो फाइनेंसिंग, इन सब के ऊपर वहां पे फोकस किया जाएगा. स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स एंड कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म्स अक्रॉस द सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें वहां पे यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इसको हमें वहां पे एस्टैब्लिश करना है. प्लस ग्रेडेड पॉलिसी रिस्पॉन्स कंबाइंड विथ एजुकेशन, एंगेजमेंट एंड डी रेडिकलाइजेशन ऑफ प्रोग्राम्स, उसे भी वहां पे चलाना है. प्लस इट इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन द ग्लोबल कोऑपरेशन, ग्लोबल कोलैबोरेशन, सो वहां पे उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस एंटी टेरर पॉलिसी विच इज नोन एज प्रहार. The next topic is about National Monetization Pipeline 2.0. The Union Finance Minister has recently launched the National Monetization Pipeline 2.0, जिसका मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा, तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है उसे थोड़ा और एक्सेलरेट करना है वाया असेट मोनेटाइजेशन. इन शॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के फाइनेंसिंग को बूस्ट करने के लिए ये वाली चीज जो है उसे लॉन्च की गई है, जिसका नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0. ओवरऑल देखा जाए तो इट इज इंडियाज नेशनल असेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम्स सेकंड फेज which provides a medium term roadmap for monetizing the operational public infrastructure assets. जो भी हमारी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स है उसे ऑपरेट करने के लिए जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत है उसका पूरा एक रोड मैप दिखाने के लिए ये पॉलिसीज जो है उसे वहां पे डिक्लेयर किया जा रहा है. और ये पाइपलाइन जो है वो सेकेंड फेज, मतलब कि सेकेंड बार वहां पे डिक्लेयर हुई है. It focuses on unlocking the values from existing brownfield assets to generate resources for the new infrastructure. Ministry यहाँ पे कौन सी रहेगी, तो it is developed by नीति आयोग in consultation with the infrastructure line ministers like रेलवे मिनिस्टर हो गए या फिर हमारा जो उड्डयन क्षेत्र है तो उसके मिनिस्टर हो गए, रोड दैट इज हाईवे मिनिस्टर वगैरह हो गए. सबकी कंसल्टेशन लेने के बाद नीति आयोग ने इसे किया है वहां पे डेवलप्ड. और इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो अंडर द गाइडेंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इट इज मॉनिटर्ड बाय अ कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन असेट मोनेटाइजेशन. उसका मेन टारगेट क्या है, तो जितने भी पब्लिक असेट है उन सबको रिसाइकल करना और फंड्स को मोबिलाइज करना है, किसके लिए, फॉर द फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विदाउट इंक्रीजिंग एनी फाइनेंशियल और फिस्कल बर्डन. साथ साथ टू प्रोवाइड विजिबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन. उसके मेन फीचर्स क्या रहेंगे, तो टोटल हमारे मोनेटाइजेशन का जो पोटेंशियल है फ्रॉम 2026 टू 2030 इट इज अबाउट 16.72 लाख करोड़ रुपीस, जहां पे 5.8 लाख करोड़ जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी वहां पे होगा, बाकी सब जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू वहां पे होगा. And it is structured as a methodology and a roadmap document for the ministries as well as investors. अगर कोई भी मिनिस्ट्री फ्यूचर में किस तरीके से काम करेगी तो उसका अगर कोई रोडमैप बताना है तो आप इस पाइपलाइंस को बता सकते हैं. सो मल्टीपल मोनेटाइजेशन मॉडल्स भी यहाँ पे है, वहां पे पीपीपी कंसेंसस को भी वहां पे एड ऑन किया गया है. इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट जो है उन्हें भी वहां पे एड ऑन किया गया है. सिक्योरिटाइजेशन ऑफ कैश फ्लोज वहां पे देखे हैं, स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस की बारी है, पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट्स को वहां पे रखा गया है. और अगर रेवेन्यू एलोकेशन मैकेनिज्म की बात करें तो इट प्रोसीड्स फ्लो टू कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, पीएसयू, स्टेट कंसोलिडेटेड फंड्स और डायरेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स. सेक्टर्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात है कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है और उसके लिए कौन से सेक्टर्स को यहाँ पे कवरेज मिलेगी, तो हाईवेज के ऊपर फोकस है, रेलवेज, पावर, पोर्ट, कोल, माइनिंग, टेलीकॉम, एविएशन, टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर. इन शॉर्ट ये सारे अलग अलग सेक्टर्स को कवर यहां पे किया जाएगा. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पाइपलाइन. और वहां पे अगर हम बात करें तो टॉप 5 सेक्टोरल शेयर्स किसके होंगे, तो सबसे हाईएस्ट शेयर जाएगा हाईवेज के ऊपर, उसके बाद पावर, फिर रेलवे, फिर पोर्ट एंड द लास्ट इज कोल. चलिए, द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन. और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं. यूनेस्को का ये वाला अवार्ड है जो कि पूरी दुनिया के अंदर कल्चर हेरिटेज वगैरह के कंजर्वेशन के लिए फेमस है.
अगर हम कंटेक्स्ट की बात करें, दी अवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल जो कि वसाई के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, उसने वाला अवार्ड जीता है, हैज वॉन द अवार्ड ऑफ मेरिट एट 2025 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। इस बार का यूनेस्को का अवार्ड किसे मिला हुआ है? तो वसाई, दैट इज इन महाराष्ट्र, उसके अंदर आया है दी अवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल। तो उसे इस बार का ये वाला अवार्ड मिला है क्योंकि उसको बेहतरीन तरीके से कंजर्व किया गया है, एंड दिस अवार्ड इज गिवन बाय यूनेस्को, राइट। तो पूरे एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर अगर कोई आउटस्टैंडिंग तरीके से हेरिटेज को कंजर्व करता है तो उसे ये वाला अवार्ड दिया जाता है बाय यूनेस्को। एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है। It honors restoration efforts that combine the technical excellence as well as cultural authenticity and community participation. इसकी शुरुआत हुई थी वहां पे 2000 के अंदर बाय यूनेस्को टू प्रमोट द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन कल्चरल हेरिटेज, और उसका मेन टारगेट क्या है? एक तो हाई क्वालिटी कंजर्वेशन होना चाहिए ऑफ हिस्टोरिक साइट्स, साथ साथ उनका वहां पे मेंटेनेंस होना चाहिए विद कल्चरल इंटेग्रिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, प्लस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यहाँ पे होना चाहिए, लोग जो है वो पार्टिसिपेट करने चाहिए कंजर्वेशन के लिए। इट रिकॉग्नाइजेस द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेस, टेक्निकल अचीवमेंट्स, सस्टेनेबिलिटी एंड द इम्पैक्ट्स। इट इज ओपन फॉर प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स। प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन है, और अगर कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंजर्वेशन कर रहा है तो वहां पे भी ये ओपन है। और वहां पे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, टाउन्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, कल्चरल लैंडस्केप्स, वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर, इन सब को इंक्लूड किया गया है। सो प्रोजेक्ट मस्ट जनरली बी कंप्लीटेड विद इन द लास्ट 10 years टू क्वालिफाई फॉर दिस काइंड ऑफ अवार्ड्स, एंड इट हैज ऑनर्ड 300 प्लस प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 27 countries टिल टुडे। और अगर हम बात करें वसाई कैथेड्रल के ऊपर, विच इज नोन एज अवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल, तो 16th सेंचुरी के अंदर कैथोलिक कैथेड्रल वहां पे लोकेट हुआ था इन पापड़ी विलेज ऑफ वसाई, विच रिप्रेजेंट्स द अर्ली पोर्टुगीज कॉलोनियल आर्किटेक्चर इन इंडिया। सो आज से बोल सकते हैं कि लगभग 475 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी, और उस जमाने में हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट था वहां पे पोर्टुगीज का रूल था, and it is constructed by using stone as well as mud mortar without the modern cement। कोई मॉडर्न सीमेंट का वहां पे यूज नहीं हुआ। रिसेंटली 2023-24 के अंदर इसे रिस्टोर किया गया थ्रू अ कम्युनिटी फंडेड कंजर्वेशन इनिशिएटिव व्हिच इज कॉस्ट अबाउट 4.5 CR। अगर इसके हम फीचर्स की बात करें तो पोर्टुगीज का ये पूरा आर्किटेक्चर है विथ स्टोन मेसनरी एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप। इंटीरियर रिस्टोर्ड यूजिंग द हैंडक्राफ्टेड liturgical elements as well as authentic materials. It includes the restored roof, facade, corridor, colonnade as well as bell tower. And it serves as a living place of worship, presenting both the tangible as well as intangible heritage. The next topic is about INS Anjdeep. लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, पीडी गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन नई बैचेस की कर रहा है शुरुआत फ्रॉम द डे आफ्टर टुमारो, दैट इज फ्रॉम द मार्च 2026। हमारी तीनों ब्रांच के ऊपर, अहमदाबाद, गांधीनगर और वडोदरा के अंदर, और वो भी 3 मीडियम्स के अंदर, दैट इज इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम। स्पेसिफिकली यहाँ पे फोकस क्या रहेगा? दैट इज यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 एग्जामिनेशन विच आर कंसिडर्ड एज अ हायर लेवल टफ एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली इन गुजरात। और यहीं पे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा, एक 1-to-1 मेंटरशिप दी जाएगी, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे, सारा मटेरियल हमारी ओर से रहेगा, करंट अफेयर्स हमारी ओर से रहेगा। बस यू जस्ट हैव टू डिसाइड योर टारगेट, योर गोल टू अचीव द सिविल सर्विसेज, एंड आफ्टर दैट यू कैन ज्वाइन अस। अभी उसके डेमोज जो है वो वहां पे शुरू होने वाला है, तो अभी के लिए अगर आपको डेमोज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म। अब डेमोज के लिए वहां से आप रजिस्ट्रेशन करवाए, यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस
और अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो उसके ऊपर आपको मिलेगी अप टू 50% स्कॉलरशिप डिस्काउंट। यस, द ऑफर इज ओपन नाउ। तो आज ही इस ऑफर का वहां पे लाभ ले और आज ही एक बार रजिस्ट्रेशन करो, एक बार डेमोस को अटेंड करें, एंड देन आफ्टर यू कैन मेक योर डिसीजन रिगार्डिंग ज्वाइनिंग द बैच। तो टाइम बहुत ही ज्यादा कम होता है पूरी लाइफ के अंदर और इसलिए उसे वहां पे गंवाना नहीं चाहिए। तो अगर आपका टारगेट है सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करके खुद के देश की एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेवा करना, तो फॉर बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट यू हैव टू ज्वाइन, यू शुड ज्वाइन पीडी गुरुकुल, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आईएनएस अंजदीप। आईएनएस अंजदीप एग्जैक्टली क्या है? एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर फॉर शैलो वाटर, और सी से शैलो वाटर क्राफ्ट वाला वर्ड वहां पे वर्ड इसके लिए यूज होता है। तो हमारे टोटल 8 शिप हमारी बनाने की गिनती है। 8 शिप का एक प्रोजेक्ट है, इट इज नोन एज एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट, और उसकी थर्ड वेसल जिसका नाम होगा आईएनएस अंजदीप, उसे हम लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। और कहां पे होगी लॉन्च? दैट इज इनटू ईस्टर्न नेवल कमांड। अगर हम अंजदीप की बात करें, इट इज अ स्टेट ऑफ आर्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। इट इज री इनकारनेशन of the erstwhile Petya class converted of the same name that was decommissioned in 2003। तो 2003 के अंदर हमारी जो पेट्या क्लास कॉर्वेट थी उसी को वहां पे थोड़ा सा री इनकार करने के बाद एक नई हमने आईएनएस बनाई है जिसका नाम हमने रखा है आईएनएस अंजदीप। And it is built by GRSE Kolkata, that is Garden Rich Shipbuilders and Engineers. And the construction was executed under a public-private partnership model, जहां पे GRSE और L&T Shipyard Limited, that is in Kattupalli, चेन्नई, इन दोनों ने मिलके ये वाला जहाज जो है उसको बनाया है। अगर इसी प्रोजेक्ट की और शिप्स की बात करें तो अंजदीप इज द थर्ड ऑफ 8 प्लान 8 SWC वेसल्स। बाकी जो है वो ऑलरेडी वहां पे लॉन्च हो चुकी है, जिनका नाम है आईएनएस माहे एंड आईएनएस मालवन। तो माहे और मालवन के साथ अंजदीप जो है वो अभी लॉन्च होने के लिए जा रही है। उसका मेन टारगेट क्या है? टू एड्रेस द चैलेंजेस इन द लिटोरल कॉम्बैट एनवायरमेंट। इट इज स्पेसिफिकली इंजीनियर्ड टू एक्ट एज अ डॉल्फिन हंटर, tasked with the detection, tracing and neutralization of enemy submarines। एनिमी सबमरीन को डिटेक्ट करना, ट्रेस करना और उसे खत्म करना, दैट इज द स्पेशल फीचर ऑफ दिस सबमरीन, दैट इज नोन एज आईएनएस अंजदीप। लगभग 77 मीटर्स की इसकी रहेगी लेंथ। एक हाई स्पीड वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम इसके अंदर वहां पे इंस्टॉल की गई है, making it the largest class of Indian naval warships to use this kind of technology। स्पीड उसकी टॉप स्पीड रहेगी लगभग 25 नॉट्स के आसपास, and it is armed with lightweight torpedoes, indigenously designed anti-submarine rockets, mine lining capacities, etc. etc. वहां पे सेंसर्स वगैरह भी होंगे, equipped with the hull mounted sonar अभय सेंसर फॉर शैलो वाटर डिटेक्शन, और अलग अलग उसकी कैपेबिलिटीज है। एएसडब्ल्यू के अलावा इट कैन आल्सो परफॉर्म कोस्टल सर्वेलेंस, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस एज वेल एज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। सो दैट इज ऑल अबाउट आईएनएस अंजदीप। एंड द लास्ट टॉपिक इज अबाउट इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977। और अभी कंटेक्स्ट में क्या है? द यूएस सुप्रीम कोर्ट recently struck down the tariffs imposed by President Donald Trump under this act। इस कानून के तहत यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी टैरिफ थे उन सबको वहां पे स्ट्रक डाउन किया है, मतलब कि खत्म कर दिया है। ये कानून क्या है? एक यूएस का फेडरल लॉ है दैट ग्रांट्स द प्रेसिडेंट दिस अथॉरिटी टू रेगुलेट द इंटरनेशनल कॉमर्स ड्यूरिंग अ डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी व्हिच आर अराइजिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल थ्रेट। अगर कहीं बाहर से कोई थ्रेट आ रहा है और नेशनल इमरजेंसी वाली सिचुएशन है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को ये पावर देते हैं कि आप टैरिफ्स वगैरह लगा सकते हैं और कॉमर्स दैट इज ट्रेड को रेगुलेट कर सकते हैं। इट अलाउज द इकोनॉमिक मेजर्स such as sanctions and restrictions on the transactions to protect the US national interest।
1977 के अंदर इसको वहां पे बनाया गया था बाय यूएस कांग्रेस, दैट इज द पार्लियामेंट ऑफ यूएसए, जिसने आगे के 1917 वाले एक्ट को वहां पे रिप्लेस किया था। और उसका मेन टारगेट क्या है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो फटाफट सिचुएशन के हिसाब से वहां पे अपनी पॉलिसीज को स्विफ्ट कर सके, मतलब कि चेंज कर सके, उसके लिए ऐसे पावर्स उनको वहां पे दिए गए हैं ताकि उनकी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसीज अलोंग विद द इकोनॉमी वहां पे थोड़ी सी कायम रहे। और उसके मेन फीचर्स की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट कैन ब्लॉक द असेट्स, रिस्ट्रिक्ट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, रेगुलेट द इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सेट्रा। It requires a formal emergency declaration under National Emergency Act and periodic reporting to the Congress. Traditionally, it is used for sanctions against the hostile states, terrorism financing and geopolitical crisis. और रिसेंटली अगर हम बात करें तो इनमें से कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने वहां पे उन सारे के सारे टेरिफ्स को वहां से हटा दिया है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए। So this act serves as a key legal tool for US economic statecraft and sanctions diplomacy. It reflects the balance between executive flexibility and congressional oversight in the trade policy. तो एक्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिसेंटली अगर हम बात करें तो यूएस की सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने सारे के सारे टैरिफ्स को हटा दिया है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। और इसी के साथ आज का जो लेक्चर है उसे भी यहीं तक का रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऐसे ही कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार करेंगे शुरुआत। लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। चलिए आज का लेक्चर जो है उसे यहीं तक का रखते हैं।